गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुजीत आपके इस चैनल एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताऊं कि ये क्लास 10 के लिए वीडियो 2 है और वो चैप्टर आप लोगों ने देखना शुरू कर लिया था मनी एंड क्रेडिट का। कल हालांकि इसको मैंने अपलोड के लिए छोड़ा था लेकिन अपलोड नहीं हो पाया किसी कारणवश से। आप लोग समझ सकते हो, नेटवर्क इशू यहाँ पे रहती है, तो वो आज अपलोडेड है ना। और आज ही मैं इस वीडियो को शूटिंग कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आज शाम में या कल मॉर्निंग तक में आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो देखिए पिछले जो क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस करा था उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि हो सकता है किस तरह का चेकबुक होता है वो आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाया था। तो मैंने कहा था कि शायद से मैंने सॉरी बोला था और उसके लिए मैंने सोचा था, उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि आपको अगली वीडियो में ना श्योर से मैं वो दिखाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको एक मेरी अपनी पासबुक है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हो, ये आंध्रा बैंक का आपका पासबुक है ना। आप देख रहे होंगे, आई होप कि सभी को पता चल रहा होगा, है ना। ये आंध्रा बैंक का आपका पासबुक है। दोनों साइड देख सकते हो इसके, बोथ साइड, है ना। और इसको मैं थोड़ा, ये क्लोज चीज़ है फिर भी मैं इसके ब्लैंक पोर्शंस को आपको शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे कुछ डेटाज रहते हैं वो मेंशन रहता है ना। और इसमें लेन देन का जो हिसाब रहता है वो इसमें रहता है। उसके बाद से अगर हम आंध्रा बैंक की ही अगर बात कर लूँ चेकबुक की, तो चेकबुक आप देख सकते हो स्टूडेंट, है ना। चेकबुक जस्ट लाइक अ बुक, है ना, इसलिए इसका नाम है चेकबुक। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद एक पेज को मैं दिखाना चाहूँगा। कोई भी पेज हो सकता है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास ये चेकबुक है ना। अगर चेकबुक का डिटेल आप चाहोगे तो देख सकते हो, यहाँ पे बैंक नेम, है ना, यहाँ पे बैंक नेम है ना। और बैंक नेम के अलावा मेरे सारे डिटेल्स हैं, अमाउंट्स, है ना, किसको पे करना है वो। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे वाला सीक्वेंस में कुछ न्यूमरिक्स यहाँ पे आपके मेंशंस होंगे, है ना। ये जो है ये चेक नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये अमाउंट कॉलम है। यहाँ पे मैं जितने अमाउंट भरूंगा अपनी सिग्नेचर के साथ इसको फिल करके किसी को भी फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आपको बताऊं स्टूडेंट कि ये जो है चेकबुक, ये एक्सेप्ट कर लेगी बैंक और उसको उतने ही अमाउंट पे कर देगी। तो ये हुई हमारी चेकबुक के प्रोसेस की हम चेकबुक के थ्रू कैसी होती है चेकबुक। पहले तो आप लोगों ने देख लिया। चेकबुक में आपने ये भी देखा कि किस तरह से ये चेकबुक जो होता है बैंक क्या करता है, इसको लेन देन के रूप में यूज़ करती है। उसके बाद आप लोगों ने ये भी समझा कि सिर्फ हमारा ट्रांजेक्शन एटीएम कार्ड वाले से या फिर गूगल पे और फ़ोनपे और पेटीएम से ही नहीं होती, ऐसे चेकबुक से भी होती है जो बहुत ही ऑथेंटिक मानी जाती है। इस पेपर की बात करूँ स्टूडेंट, इस पेपर की अथॉरिटी जो होती है ना, वो हर एक गवर्नमेंट बैंक्स या कोई भी बैंकिंग वाले जो होते हैं इस पेपर की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने में एलिजिबल होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हुए आगे चलते हैं। आज जो हमारी टॉपिक रहने वाली है वो लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स को हम लोग फोकस करेंगे स्टूडेंट। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, उसके बाद जो होगी टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, जिसमें हम लोग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, इसमें भी हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर दी पुअर्स, ये हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियोज़ में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। आप लोगों को मैं फिर से एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस में से एक इंपॉर्टेंट नोटिस बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि मंथ ऑफ अक्टूबर चल रहा है और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गया है। आप सभी को सबसे पहली बात कि नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस त्यौहार के साथ माता रानी की कृपा का थोड़ा सा ख्याल अपने पे कराने के लिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहो, है ना, पढ़ते रहिए और जब माता रानी की कृपा होगी आप लोगों पर ज़रूर आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। बट आपकी मेहनत जो है ना बहुत सकारात्मक होनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, इसी बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज के क्लास के सेशंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो है बैंकिंग संबंधी जो लोन्स हैं उससे हम लोग बात करने वाले हैं। बताऊं स्टूडेंट कि जो बैंकिंग रिलेटेड जो हम लोगों ने बातें करी थी उसको हम लोग आज स्टोरी में आगे बढ़ाते हैं। बैंक जो है ना वो पब्लिक के अकाउंट को एक्सेप्ट करने का काम करता है, लेकिन ये बात है कि बैंक इन चीज़ों को करता क्या है, अकाउंट्स को वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसमें पैसे का ट्रांजेक्शन्स होता है। भैया होता क्या है इन पैसों का, ये बहुत बड़ा मैटर है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट। बैंक जमा जो डिपॉजिट अमाउंट्स होते हैं उसको क्या करता है ना अपने पास वो क्या करता है ना कैश के रूप में या फिर नगद के रूप में उसको कलेक्ट करके रखते हैं। लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पे देखें कि एग्जांपल के तौर पर देखूं तो भारत में बैंक में जो जमा
कैपिटल या फिर मनी होते हैं उसका 15% ही पार्ट जो होता है वो कैश के रूप में अपने पास रखते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं अमाउंट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर दिन का बैंक का ट्रांजेक्शन का एक लिमिट होता है बाय कैश, है ना। कैश से अगर मान के चलिए, जैसे एटीएम की लिमिटेशन आपको पता होगा कि एक दिन में वो 3 लाख तक का ही ट्रांजेक्शन करता है। एक एटीएम में 3 लाख रुपये आप निकाल सकते हो। कुछ ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए स्टूडेंट, है ना। तो इसके बाद मैं बताऊँ कि जो 15% टोटल कैश का जितना कैपिटल, इसका 15% ही बैंक क्या करती है, एक दिन में अपने पास कैश का हिस्सा रखने का काम करती है। और इसे एक दिन में ही ना जो भी डिपॉजिटर्स होते हैं उसको, जिनको अपनी रिक्वायरमेंट है, वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल, पैसे निकालने डालने का जो भी काम है वो उस काम से उसी परसेंटेज अमाउंट से ही कर पाते हैं। हम आपको ये पता नहीं होता है, लेकिन हकीकत ये है स्टूडेंट कि बैंक वाले जो है ना इस तरह से ये काम करते हैं, है ना। बैंक जो है डिपॉजिट राशि का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो लोन देने में इस्तेमाल करती है, यूज़ करती है। आपको ये जान के हैरानी होगी स्टूडेंट कि वो जो हमसे पैसे लेती है ना उसको वो लोन पे लगाती है, लोन देने का काम करती है ना। और जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है उसमें ये जो लोन है ना ये बहुत बड़ा फैक्टर है स्टूडेंट, बहुत बड़ा फैक्टर है ना। इसके बारे में हम लोग हालांकि आगे के पार्ट्स में देखने वाले हैं, है ना। बैंक जो डिपॉजिट अमाउंट्स है उसको लोगों को ऋण या फिर लोन जिसको आप कहते हो उसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है, उसको बांटने का काम करता है और सर्टेन टाइम के लिए उसको एक लोन प्रोवाइड करती है। उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं, बदले में आपको अमाउंट के बदले में जो आपको बैंक लोन दे रही है ना वो विदाउट सिक्योरिटी का कुछ नहीं देगा भाई, जान लो, है ना। क्योंकि उसको ये बैकअप होना चाहिए कि भाई अगर मैंने पैसे सामने वाले को दिया है तो उसे मुझे पैसे वापस लेने पड़े तो मैं कैसे लूँगा। तो उसके लिए वो क्या करती है ना कि आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में आपकी प्रॉपर्टी, आपके जो डिपॉजिट्स पेपर्स होते हैं जो बैंक में आपके या फिर कहीं भी किसी भी प्रीमियम जैसे चीज़ों को आप ले रखे हो, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लें, तो ऐसे बहुत सारे ऑथेंटिक पेपर्स होते हैं जिनको वो लेती है। जस्ट लाइक ज्वेलरीज की बात कर लें तो वो इनको रखती है एज ए सिक्योरिटी मेन्यू के वैल्यू के बराबर, और उसको रख करके क्या करती है, उस एवज में उसको क्या करती है, वो लोन देती है। हाँ, देखोगे कि आप जो जॉब वाले होते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले या फिर अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों को लोन ईजिली मिल जाती है ना। या बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, उन लोगों को लोन लेकर के काम करने का काम होता है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जो टोटल अमाउंट होती है उसमें वो लोन लेकर के ही बहुत आगे अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। सपोज अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, आप 100 रुपीज़ में क्या करो, 10 रुपीज़ आपने लोन ले लिया तो 110 हो गया ना। अगर 10 रुपीज़ का 110 का अगर 10% निकालोगे तो 11 रुपीज़ आपके पास आ रहा है। तो इस हिसाब से आप जो देखोगे ना कि तो ये जो बेनिफिट है वो जितना लोन के साथ और प्लस अपने कैपिटल के साथ प्लस कर देते हो उतना बड़ा अमाउंट आपके पास होता है ना। और वो जो अमाउंट होता है उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे जो वर्क है ना बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से डन करी जाती है बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के थ्रू। और इसमें भरपूर तरीके से क्या होता है, लोन जो होता है बैंकिंग के थ्रू उनको प्रोवाइड करी जाती है। और उसके बदले में तो आप लोगों को पता ही है, जैसे मैंने बता रखा है कि लोन के एवज में उनको क्या करी जाती है, क्या करी जाती है ना, उनको इंटरेस्ट पे करनी होती है जो उसके टर्म कंडीशन में शामिल होती है। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। आखिर जो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस है वो क्या क्या है, चलिए हम लोग बात करें। आए दिन हम लोग लेन देन जो है ना ट्रांजेक्शन्स करने का काम करते हैं, जहाँ किसी न किसी रूप में अब किसी न किसी को लोन देना, किसी को लोन लेने की रिक्वायरमेंट होती रहती है। लोन का मतलब सीधा है, आपको उधार चाहिए, है ना। आपको उधार चाहिए मीन्स आपको इस बात से एक्सेप्ट होता है कि हाँ मुझे इस काम के लिए मुझे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है। अगर अपने पास है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग, चाहे वो सेठ साहूकार हों, बिजनेसमैन हों, या फिर जो कोई ऐसे व्यक्ति जो इंटरेस्ट बेस्ड पे कुछ पैसे को लोन के रूप में देने का काम करते हों, या फिर ये कह लें कि फॉर्मल तरीके से ऐसे चीज़ों को बैंक क्या करता है, कवर अप करता है काफ़ी मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में। तो ये एक बात है जो हम लोग इस पे देखने का काम करेंगे, है ना। तो आपको बताऊं कि एक स्टोरी से रिलेटेड दी हुई है जिसमें त्यौहार और मौसम से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा कि टोटल कंक्लूजन वो क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। सलीम जो है प्रोडक्शंस को लेकर के कैपिटल के लिए बहुत ज़्यादा वो क्या करता है, ऋण का रिक्वायरमेंट रखता है और वो ना इस चीज़ों को पूरा करने में भी सक्षम होता है। लोन उसे प्रोडक्शंस में एक्टिव जो एक्सपेंसन है उसके प्रोडक्शंस पे जो समय को पूरा करने के लिए मदद कर रहा होता है वो उस पर लगातार लगा रहने का काम करता है। और उस पर लगे रहने का ये रिजल्ट भी होता है कि उसको अच्छी कमाई का सामना करना पड़ता है, मतलब उसको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। मीन्स ये कि छोटे कैपिटल अगर है या बड़े कैपिटल मैटर नहीं करता, आपने
इन्वेस्ट किया, रेगुलर उसमें काम करा, तो एक दिन ऐसा होता है कि उसका आउटपुट जो है आपको बेनिफिट के रूप में मिलने लगता है। इस हिसाब से भी एक स्वप्ना की समस्या को लेकर के एक और स्टोरी दी गई है, जो आप लोग देखोगे बच्चे की जो स्टोरी है उसको आप लोगों के लिए मैं टास्क छोड़ रहा हूँ ना, इसको आप ज़रूर पढ़ लेना। स्वप्ना की स्टोरी आप लोग ज़रूर पढ़ लेना बच्चे लोग, है ना। इसमें क्या क्या बातें हैं उस पर हम अपना टाइम नहीं देना चाहेंगे। नहीं देने का सेंस ये है कि उस टॉपिक को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के तौर पर दिया गया है आपको समझने के लिए, वो स्टोरी को आप देख लोगे। ओके, चलिए हम लोग बात करें आगे के टॉपिक में, आगे के पोर्शन में। तो देखो अर्बन जो ग्रामीण एरियाज़ है ना, रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे लोन देने का या क्रेडिट देने का जो मेन डिमांड होता है ना, वो खास करके एग्रीकल्चर पार्ट पे होता है। मान लीजिए फसल है, फसल के लिए उनको क्या है, फसल उगाने के लिए उनके पास कैपिटल की कमी होती है, पूंजी की कमी होती है, तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, वो बैंक से लोन ले लेते हैं, है ना। उसके बाद फसल उगाने के लिए, उगाने से सिर्फ वो तो सिर्फ ये नहीं कि फसल उगाने के लिए सिर्फ ले लिए लोन, तो सिर्फ फसल उगा लिए, उसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है। जस्ट लाइक अगर बात करें सीडिंग की, फर्टिलाइजर्स की, है ना, मेडिसिन जिसको कहते हैं, इवन वाटर रिसोर्सेज के लिए, वो फिर से इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या फिर जो भी मशीनरीज आइटम है जो आप प्रोडक्शंस में यूज़ कर रहे हैं, उनकी स्थिति अगर, या फिर रिपेयरिंग कह सकते हो ना, उनकी स्थिति अगर ख़राब हो जाए या फिर कोई डैमेज हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए, तो इन चीज़ों में वो क्या करते हैं, इन लोन का अच्छा खासा एक्सपेंशन करते हैं। और टोटल इन्वेस्टमेंट में आप देखोगे कि क्या होता है ना, कि उनका जो ये टोटल जो कैपिटल होता है वो इसमें इन कर जाता है, खप जाता है, लग जाता है ना। और ये कम से कम बताऊँ कि फसल की बिक्री होने तक, जब तक वो किसी भी क्रॉप्स को या अनाज को बेच नहीं लेते, तब तक क्या करते हैं, उस लोन को रिकवरी नहीं कर पाते हैं। जैसे आमतौर पर अगर बात किया जाए कि कोई किसान अगर जून मंथ में अगर लेता है लोन, तो वो डेफिनेटली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास में ही अपना लोन को वो रिकवरी कर पाएगा, क्योंकि जब तक धान की कटाई नहीं होगी, बुआई नहीं होगी, बुआई बोल रहा हूँ, जब तक कटाई नहीं हो जाती है और कटाई होकर के जब वो फसल के रूप में, अनाज के रूप में कन्वर्ट नहीं हो जाता, या उसको जब तक हम मंडी में, बाजार में या गवर्नमेंट के पास हम उसको सेल नहीं कर देते, तब तक हम उसको उस स्थिति में नहीं आते हैं कि वो जो लोन है उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बताऊँ कि स्टूडेंट की कुछ सर्टेन टाइम के लिए लोन तो कुछ टाइम के लिए फ्री रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद उसमें लोन का इंटरेस्ट होता है जो बैंक को आपको रिटर्न करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर आपके लोन किसी कारण से पेंडिंग पड़ गए, तो आपको वो इंटरेस्ट लगातार सीआई आप लोग जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो बन करके लगातार क्या होता है, उनको अमाउंट को रिकवरी करने का ऑप्शन देता रहता है, या फिर बैंक वाले हमेशा रिकॉल करते रहते हैं कि भाई आपका अमाउंट इतना है, आप इतना जल्दी से पे करो, आपने इतने टाइम के लिए लिया था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं ना। मार्केट में ऐसे अगर बात करी जाए तो ऐसे लोन डोनर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उनकी इंटरेस्ट जो होती है वो काफ़ी हाईली होती है ना। तो उनके कंपेरिजन में ये कर सकते हैं ना स्टूडेंट कि इनके कंपेरिजन में ये वाले जो लोन डोनर्स जो बैंक हमारी है ना, वो काफ़ी रिलैक्सेबल है, वो हमारे हर बात का ध्यान रखती है और कोशिश करती है कि मिनिमम इंटरेस्ट पे वो हमको क्या करे, लोन प्रोवाइड कर दे, है ना। इससे हम अपना सारे जो भी एक्टिविटी होती है उसको ईजिली तरीके से डन कर पाते हैं। तो चलिए आगे की बात करें, कुछ इसके कुछ कंडीशंस है ना, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऋण देने की या लोन देने की कुछ कंडीशंस हैं, उस पर हम लोग बात करें। थोड़ी सी गर्मी हो रही है स्टूडेंट, है ना, फिर भी मैं लगा हूँ, आप भी लगे रहो। ओके, चलिए देखें, जो भी लोन का जो प्रोसीजर्स है स्टूडेंट, बताऊं कि जब भी कोई लोन लेने वाला व्यक्ति होता है ना, या बंदा होता है, वो ऑलवेज इस बात को डिटरमाइन करता है कि मुझे इतने लोन का इतने परसेंट मुझे पे करनी है, और जो रिसोर्सेज है वो उसके हिसाब से वो उसको अलाउ करता है, तो ही वो क्या करता है, लोन के लिए एक्टिव हो पाता है या लोन लेता है ना। और ये प्रॉमिस के साथ आपको बैंक को ये बताना पड़ेगा कि हाँ भैया इतने टाइम के बाद मैं ये चीज़ करके आपको आपके लोन को रिटर्न कर दूंगा, है ना। तो ये प्रॉमिसेस के साथ क्या करती है, वो आपको लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर लोन की बात करूँ तो सिर्फ लोन तो एग्रीकल्चर पार्ट पे ही नहीं देती ना हमारी बैंक, वो बहुत सारे सेक्टर्स पे देती है ना। जैसे बात कर लें बिल्डिंग बनाने में, आपको व्हीकल्स लेनी है ना, जानवर लेना है, या फिर किसी और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपके रिक्वायरमेंट की, जैसे कि एजुकेशन लोन हो गया, है ना, या फिर आजकल तो बच्चियों के लिए खास करके, है ना, बहुत सारे लोन जैसी चीज़ें आ गई हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो ही बिजनेस के रिलेटेड अगर बात करूँ तो बताऊँ कि आपको जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, लोन, जैसे टाटा बिरला की अगर हम बात कर लेना, तो ये भी लोन के रूप में काम करते हैं, है ना। अब इनके बदले में अगर गवर्नमेंट की बात करूँ या फिर इस बैंक गवर्नमेंट की, है ना, या बैंक की बात करूँ, तो भैया वो लोन कैसे दे और क्यों दे वो अपने पैसे आपको, तो वो जानता है कि आपको आपको वो क्या करेगा, आपसे इंटरेस्ट लेगा, और इंटरेस्ट के बदले में जो आपका जो टोटल अमाउंट है वो प्लस अमाउंट का इंटरेस्ट का अमाउंट, वो दोनों चीज़ उसको बेनिफिट के रूप में मिलेंगे। लेकिन ये बात है कि उसको भी तो डर होगा ना कि पैसा हमने लगा दिया भैया, पैसा इस व्यक्ति पे, ये बंदा अगर रिटर्न नहीं दिया तो मैंने क्या करना होगा। तो उसने क्या करना होता है कि वो आपका सिक्योरिटी मनी क्या करता है, आपसे डिपॉजिट करा लेता है, जैसे कि वो लैंड का पार्ट हो सकता है, ज्वेलरीज हो सकता है, या फिर कोई प्रीमियम्स जो आप LIC वगैरह जैसी चीज़ों को चलाते हो, उन चीज़ों का पेपर
पेपर्स हो सकता है ना, एफडी वगैरह। तो इन चीज़ों को वो क्या करता है, रिकवरी के तौर पे वो क्या करता है, एज ए प्रॉपर्टी, एज ए सिक्योरिटी मनी आपके पास रखता है। तो ये कंडीशंस होते हैं बैंक्स के, ऐसे वो आपको लोन देने का काम नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट। और तो और बताऊं कि जो सर्विसमैन होते हैं ना, उनके सर्विस बुक जैसी चीज़ों को रख करके या फिर जो भी उनके प्रोसीजर्स होते हैं उनको एज ए सिक्योरिटी रखी जाती है, ताकि उनकी जो सैलरी है ना, उससे उनका लोन का जो पार्ट हो वो डिडक्ट होकर के उनके सैलरी उनके अकाउंट में डिलीवर हो, है ना। इस तरह से वो कुछ सिस्टम बना कर रखे हुए, ताकि जो भी लोन का पार्ट है वो लगातार बैंकों क्या हो, रिकवरी होता रहे, उनको वो पैसे विथ इंटरेस्ट रिटर्न होती रहे। तो इस तरह से ये प्रोसेस को क्या करते हैं, डन करते हैं, फाइनल करते हैं स्टूडेंट। और इनका जो कमाई होता है ये लोन वाले सिस्टम से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ये छोटे लेवल पे नहीं हो रहा, ये बहुत बड़े लेवल पे होता है स्टूडेंट। और आज जाते हो ना अपने इंडिया जैसे या फिर अदर कंट्री की बात कर लूँ तो कोई लोन लेने वालों की कमी नहीं है ना। हर एक काम के लिए लोन लेना है, हर एक काम के लिए लोन लेना है। तो ऐसी बातें। ओके ना, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास होने वाली है स्टूडेंट, उसमें हम फोकस कर लें। तो इसमें हम लोग जो देखने जा रहे हैं उसमें फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया देखने जा रहे हैं, है ना, फॉर्मल सेक्टर। और उसमें भी हम लोग को कुछ पॉइंट्स देखना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट को हम लोग इसमें ध्यान देंगे। चलिए थोड़ी सी मैं इसको बुक वाइज थोड़ी सी आप लोगों के पास लाता हूँ, है ना। देखिए किस तरह से इंडिया में ये जो क्रेडिट है ना वो कैसा है, वो आप कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो। यहाँ जो लोन प्रोवाइडर हैं या लोन पाने वाले जो लोग हैं वो दो तरह के लोग हैं। पहले कौन से हैं, फॉर्मल सेक्टर के, फॉर्मल क्रेडिट के लोग हैं, दूसरा इनफॉर्मल क्रेडिट के लोग हैं। तो भाई ये लोग होते कौन हैं, कैसे लोग होते हैं भैया, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके जैसे मेरे लोग ही होते हैं, हमारे जैसे ही लोग होते हैं, है ना। हाँ, लेकिन उनकी क्लासिफिकेशंस होती है उनके बैकग्राउंड के आधार पर। इस बात को थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। पहले क्लास में अगर हम बात करें तो बैंक और सहकारी जो समितियां हैं वो कर्ज के लिए आते हैं, है ना, पहले सेक्टर में। और जो आपका इनफॉर्मल क्रेडिट है उसमें अगर बात कर लें स्टूडेंट, तो इसमें जो साहूकार, ट्रेडर्स, ऑनर, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स वगैरह जो लोग होते हैं ना, इसमें आते हैं। मतलब ये है कि जो फॉर्मल वाले लोग हैं वो जनरली किसी रेपुटेड चीज़ होंगे, किसी रेपुटेड चीज़ से बिलोंग करते होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो बैंक के वाले जो सहकारी समितियां हैं, है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, वो जो लोग होते हैं वो लोग इसमें शामिल होते हैं। बाकी जो आपको जो लोकल वाले कहते हैं ना, लोकल टर्म में आप साहूकार, बैंकर्स तो नहीं कहेंगे, साहूकार हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेशन से आपने जहाँ से पैसे लिए हैं, है ना, ले दे के काम चलाने का काम करते हो, तो उन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक ग्राफ है जो आपके बुक में दिया होगा। यहाँ तो थोड़ा जगह कम है स्टूडेंट, मैं बोर्ड पर इसको शो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप लोग अपने बुक पे एश्योर कि आप लोग देख लोगे और समझ सकोगे कि इनमें से कौन सा रिसोर्स सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। आपको मैं डायग्राम के हिसाब से बता दूं कि इसमें जो गवर्नमेंटल सेक्टर है वो ओनली 1% है, ओके। एंड जो आपकी जो सहकारी समितियां हैं, जो बैंक वगैरह है, वो लगभग 25% हैं। ट्रेडर्स की बात कर लो स्टूडेंट, उसमें 25 है, और जो साहूकार वाला क्लास है ना वो आपका 33% है। उसके बाद अगर रिलेशनशिप वालों की बात कर लिए तो लगभग वो 8% है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर के हैं वो 2% है, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो 1% है, और अदर वाले भी 5% शामिल हैं। तो ऐसे लोग हैं जो क्लासिफाइड हैं फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में। अब बात करो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये लोन डोनर के रूप में सारे सिस्टम पर नज़र रखने का काम करती है स्टूडेंट। आपको मैं बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे कि हमने देखा है कि जो बैंक में जमा की गई राशि होती है उस पर न्यूनतम जो पैसे होते हैं वो अपने पास रखती है। और आरबीआई जो है इन सारी एक्टिविटी को रियल में देखा जाए तो उन पे वास्तव तरीके से, रियलिटी तरीके से या फिर वर्चुअल तरीके से क्या करती है, नज़र रखने का काम करती है। आरबीआई इस पर भी नज़र रखने का काम करता है कि कहीं उसको सिर्फ बेनिफिट ही तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। बैंक जो आपको दे रखा है लोन, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए तो नहीं रख रहा है, उसके जो टर्म कंडीशन है वो इस बात के लिए तो नहीं है कि सिर्फ आपको बेनिफिट ही मिलता रहे, यानी कि बैंक अपने बेनिफिट के लिए ही, आप सामने वाले कैंडिडेट का कोई ध्यान नहीं रखे, ऐसी बातों पर भी वो फोकस करने का काम करता है। उसके बाद बात करूँ जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी जिसकी बात करें, वो लोगों को भी लोन मुहैया कराने का काम वो नहीं करा रहे हैं। देखें इस लाइन को, कहता है कि जो लाभ अर्जित करने वाले जो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, उनको लोन मुहैया कराने का काम नहीं कराने का काम कराती है ये मतलब कहने का है कि सिर्फ वो जो बड़े बेनिफिट कमाने वाले लोग हैं इस सोसाइटी में, सिर्फ उन्हीं को ये बेनिफिट मिले, ये नहीं होना चाहिए, मिलना सभी को चाहिए, बल्कि जो छोटे फार्मर्स हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे जो कर्जदार लेने वाले लोग हैं, लोन लेने वाले लोग हैं, आम लोग हैं, एजुकेशन लोन हो गया, होम लोन्स हो गया, जो ऐसे वाली छोटी छोटी चीज़ों के रिक्वायरमेंट रखने वाले लोनर्स हैं, उनको क्या करना है कि उनको भी आरबीआई के थ्रू इन चीज़ों को कंसिडर करने के लिए वो क्या करती है, भरपूर कोशिश करती है, और इन लोगों को भी उसका बेनिफिट देने का काम करती है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको बताऊँ कि आरबीआई जो है ना इस मैटर में बहुत सख्त है ना। आगे बताऊँ, जो
इनफॉर्मल क्रेडिट की बात कर रहे हैं हम लोग। उसमें जो लोन डोनर्स हैं उनकी एक्टिविटी को देख रेख करने के लिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। जस्ट लाइक आपने किसी फ्रेंड से ही पैसे लिए हैं, उसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए? आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। कोई रिलेटिव वाले लिए हैं किसी रिलेटिव से, तो क्या वो आपके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन इस पर नज़र रख रही है? नहीं, इस पर आप और वो सामने वाले ही जो लोग होते हैं उस पर ध्यान रखने का काम करते हैं। आप लोग जो एक दूसरे से कमिटमेंट किए रहते हैं स्टूडेंट, उस पर भरभली आप लोग काम करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को भी लगता है कि हाँ भैया उसने इतने टाइम पे कमिटमेंट करा था, ये कमिटमेंट से अपने काम को पूरा करा। तो इस हिसाब से आपकी क्रेडिट आपके पर्सनली स्तर पर, पर्सनल लेवल पे आपकी क्या होती है, एक्टिव रहती है। अगर आप टाइमली, टाइम टू टाइम, जिस टाइम में आपने प्रोमिसेस ले रखी है उस टाइम में आपने उसके पैसे रिटर्न कर दिए, तो वो उसके लिए आपकी क्रेडिट उसके नज़र में बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। और ऐसा नहीं कर पाते हो आप, तो बताओ स्टूडेंट, आपकी क्रेडिट माइनस होती है, अच्छी नहीं मानी जाती है। कहते हैं ना क्या, अरे उसका तो लेन देन में हिसाब बढ़िया नहीं है भैया, बोलते हैं ना। या फिर कोई होता नहीं, नहीं एकदम सही गुड आदमी है, एकदम बहुत अच्छा, पेमेंट के मैटर में उसको बोलना नहीं पड़ेगा, बहुत एक्टिव है, बहुत साफ सुथरा आदमी है। तो ये कब कहता है लोग? इसी सारे क्रेडिट्स के बिना पर ये कैलकुलेट किया जाता है, ये एवोल्यूशन किया जाता है कि इस बंदे की क्या जवाबदेही है, उसके अपने क्या रुतबे हैं, या फिर वो किस तरह से अपने आप को अपने सोसाइटी में मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, अब बताऊं आगे के टॉपिक में जो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट हैं उसमें से किसको क्या मिलता है, जैसे व्हाट गेट्स व्हाट, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो थोड़ी सी मैं बताऊं स्टूडेंट, थोड़ा सा डिटेल करूंगा इसको, कि जो फिगर 2 में जो टाउन एरियाज़ के लोग हैं वो लोन के लिए इनफॉर्मल और फॉर्मल इम्पॉर्टेंस को यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हुए लोगों को देखेंगे, है ना। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो टाउन्स एरियाज़ के जो पुअर फैमिली के लोग हैं वो 85% जो हैं वो क्या करते हैं, जो इन फॉर्मल सेक्टर है वहाँ से लोन ले लेते हैं, है ना। और बाकी 15% ही ऐसे लोग हैं, या फिर रिमेंस जो परसेंटेज है वो क्या कर पाते हैं, जो फॉर्मल तरीके से फॉर्मल सेक्टर से क्या करते हैं, लोन लेने का काम करते हैं। इवन ये भी कह लूँ स्टूडेंट की जो लोन डोनर्स है ना, इनको ये कहीं ना कहीं लगता है कि बैंकर्स जो हैं वो क्या करेंगे, उनके जो CI है उसमें उनको हमेशा के लिए लपेट लेंगे। ऐसे बहुत सारे भ्रंश हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बैंक में लोन लेने के लिए बिल्कुल क्या करती है, एग्री नहीं कर पाती है। ओके, इसमें से सारे इवेंट्स को अगर हम स्टडी करते हैं ना स्टूडेंट, तो हम लोग पाते हैं कि जो भी फॉर्मल सेक्टर्स के जो क्रेडिट हैं उसमें जो ग्रामीण परिवार की कुल लोन ज़रूरत का केवल 50% ही पूरा कर पाती है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज या फिर विलेजेस में लोन लेने के लिए लोग एग्री नहीं है, उनके माइंड में ये सेट करा हुआ है कि नहीं लोन तो लेना ही नहीं है, बहुत गंदी चीज़ है, वो हमको हमेशा डुबा देगा, हमको ये कर देगा, वो कर देगा, हम उससे निकल नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जिसके कारण उनको क्या होता है, उन चीज़ों से डर लगता है और वो लोन लेने से काफ़ी कतराते हैं। लेकिन टाउनशिप एरिया में देखो इनके कंपेरेटिव में काफ़ी बेटर है, क्योंकि उनको ये पता है कि बैंक क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, कितने वो ईजिएस्ट तरीके से काम करने का काम कर रही है। ये चीज़ों की, इन चीज़ों की उनको जो जानकारी होती है वो प्रॉपर तरीके से होती है, इस वजह से इनके ये जो शेड्यूल्स होते हैं वो प्रॉपर होते हैं स्टूडेंट। ओके, फिर से हम बात कर लें आगे की, तो ये आपने तो कम से कम ये पढ़ा ही होगा कि जो बैंकिंग वाले जो सिस्टम है वो सहकारी समितियों को अपनी गतिविधि विशेषकर जो ग्रामीण एरियाज़ हैं, है ना, वहाँ पे बढ़ाने का उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है भाई। मतलब ये है कि बैंकिंग के जो टर्म कंडीशंस हैं उसको अर्बन एरियाज़ में काफ़ी अच्छे तरीके से स्प्रेड करने की रिक्वायरमेंट है बैंकिंग को, है ना। इसके बाद इससे क्या होगा कि यहाँ के जो लोग होंगे, यानी कि जो अवेयर ग्रामीण के लोग होंगे, उनको ये लगने लगेगा कि हाँ भैया ऐसा है ना कि लोन जो चीज़ें हमने सुन रखी थी वो गलत है, जो टर्म कंडीशन बताई जा रही है वो ज़्यादा फैक्ट है। हमको इससे क्या होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए और इसका बेनिफिट हम लोगों को अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस को सही करने में यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद यदि आप एक तरफ से अगर आप देखोगे ना कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना, इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल सेक्टर है, उसमें आप लोन लेने की अगर बात कर लें तो दूसरे साइड में आप देखोगे कि जब यह लोन जो है सभी लोगों को मिल पाए, इस बात का फोकस करने का काम कर रहा होता है। रिसेंटली टाइम में अगर बात करें तो कोई अमीर फैमिली है, वो लोन प्राप्त करने के लिए आप देखोगे ना कि वो क्या करता है, जो रिच फैमिली का है वो क्या करता है ना कि फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहता है, जो थोड़ा सा पुअर है वो इनफॉर्मल सेक्टर को देख लेता है कि नहीं ऐसा करो नहीं यार, क्या इंटरेस्ट देना, चलो बगल वाले अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से क्या करें, कुछ पैसे उधार ले लें, और उनको वो जो फ़ायदा होता है वो नहीं मिल पाता है। किनको, जिनको वो फ़ायदा मिलना चाहिए, जस्ट लाइक बैंकिंग सिस्टम को, क्योंकि उन्होंने तो क्या करा कि जो बैंकिंग का जो इंटरेस्ट था वो अपने इंटरेस्ट को बचा करके, ये कोई अगर सेठ साहूकार ले ली तो उनको हाईली तरीके से पे कर दिए, कोई रिलेटिव से ले लिए, अगर वो रिलेटिव अच्छे हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले
रहे थे सिर्फ उनको अमाउंट रिटर्न करना पड़ा। तो इस तरह से ये चीज़ें आपका रन करता रहता है। आए दिन आप अपने फ्रेंड से भी क्या करते होंगे ना कि यार आज मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है ना, अब ऐसा है कि आज मेरे पास 100 रुपये नहीं है लेकिन पैसे की तो रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं ऐसा करो यार मेरे को एक हफ्ते के बाद तुम मेरे से 100 रुपये ले लेना, 100 रुपीज़ तो मुझे ही दो, है ना। अगर आपके फ्रेंड के पास होता है तो बोलता देख भाई हम 10 रुपये ज़्यादा लेंगे, बोले वो नहीं भाई तुमको हम नहीं दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे पास ना 100 रुपीज़ रिटर्न करने का कैपेसिटी है। तो इसी स्थिति से या फिर जो भी टर्म कंडीशन रहे आप लोगों के बीच में, आप लोग उस सारे टर्म कंडीशन के बेस पे अपने आप के सीक्वेंस को क्या करते हो, डेवलप करते हो और वहाँ से 100 रुपीज़ आप लेकर के अपने काम को करते हो। आफ्टर ऑल आपको बाकी जो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 1 वीक के बाद आपके फ्रेंड के सामने आपका जो होता है वो दिख जाता है ना। वो आप उस पर आपके इस मैटर पे बात नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ आप लोग बहुत बेटर से जानते हो। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो पुअर फैमिली लोन लेने के लिए अब तक जो इनफॉर्मल सेक्टर पर निर्भर थे, डिपेंडेंट थे, ऐसा क्यों था स्टूडेंट, ऐसा क्यों था कि वो इनफॉर्मल सेक्टर को चॉइस करते हैं। इंडिया की बात कर लूँ कि जो भी ग्रामीण एरियाज़ में जो बैंक मौजूदगी की जो अभाव है ना वो बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन तो नहीं कहेंगे, अर्बन एरियाज़ में बैंकिंग दिखी जाती है, लिमिटेड ही दिखी लेकिन दिख जाती है, लेकिन ग्रामीण एरियाज़ में विलेजेस में ना बैंकिंग सिस्टम जैसी चीज़ों का बहुत बड़ा अभाव है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को उसके बारे में जानने, उसके सारी फैसिलिटी को समझने में काफ़ी परेशानी होती है। उन चीज़ों से लोग जुड़ना नहीं चाहते, अवेयरनेस नहीं हो पाने के कारण। ओके नाउ, जैसा कि हमने ये भी देखा है कि मेघा का एक स्टोरी है, इसमें ये भी बताया गया है कि जो बैंक में कर्ज लेने के लिए जो ऋणदाता है वो विशेष पेपर्स के डिमांड्स करता है ना, यानी कि ये कह सकते हैं कि पेपर वर्क काफ़ी होता है। तो बताऊं कि जो ये लोअर क्लास के या फिर जो पुअर क्लास के लोग होते हैं ना, ये पेपर वर्क के पछड़े में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता है। क्यों, उतना समझने का टाइम नहीं है भैया, कि क्या है ना कि पेपर में कहाँ पता नहीं क्या साइन करा ले और हमसे क्या वो ले ले, क्योंकि वो सारे टर्म कंडीशन इंग्लिश में रहती है, ऐसे कुछ कंडीशन वो मानते हैं। तो इन चीज़ों से भी वो घबराते हैं, है ना। यानी कि ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम ना अभी के टाइम में भी थोड़ा सा ऐसे कंडीशंस के लिए थोड़ी क्रिटिकल बनी हुई है। क्रिटिकल बनी हुई इसलिए कि थोड़ा सी लैंग्वेज इशू या अवेयरनेस की जो इश्यूज़ है वो लगातार बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में भी लोग क्या होते हैं ना कि लोन लेने से वो काफ़ी डरते हैं। इसके बाद अगर कहा जाए कि अगर फैमिलियर या सोसाइटिकल इन्वायरमेंट में कि किस तरह से लोन्स को एक दूसरे में शेयर करी जाती है, तो बताऊँ स्टूडेंट कि आज हर गांव में, इंडिया में हर गांव हर विलेज के अंदर में, इवन अर्बन एरियाज़ में, अब तो टाउन एरियाज़ में ये कंसर्न दिखाई देता है कि कमिटी से ऐसी सिस्टम या फिर ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो डेवलप कर लिया गया है। जस्ट लाइक 10 ग्रुप्स फीमेल्स की, अगर वुमेंस की बात कर लूँ तो वो क्या करते हैं, महिला ग्रुप के रूप में अपने आप को क्या करते हैं, एस्टेबल करते हैं, और वो हर एक वीक में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या होता है ना कि उस पर वो कुछ पैसे कंट्रीब्यूशन के तौर पे सेविंग अमाउंट में वो क्या करते हैं, फंडिंग करके उनको जमा करते हैं, और उसी 10 मेंबर्स में से कोई वहाँ के कोषाध्यक्ष हो जाते हैं, कोई लीडर हो जाता है, ऐसे करके वो क्लासीफाइड हो जाते हैं और पूरे टीम को लेकर के चला जाता है। जब एक अच्छे अमाउंट के पैसे आती है तो वो क्या करते हैं, बारी बारी से इस अमाउंट को रोटेट करते हैं। तीनों जो 10 पर्सनस यहाँ पे जो 10 मेंबर्स हैं वो वन टाइम में, यानी कि मान के चलिए अगर हमने 1000 करके 1 मंथ में जमा करा है ना, टोटल अमाउंट बता रहा हूँ कि उस ग्रुप में एक वुमेन्स ने क्या करा कि 1000 जमा करा, तो 10 लोगों ने 10,000 दिया। ओके, 10 × 1000 तो 10,000 अमाउंट हो गया। अब क्या है कि अब उसको विड्रॉलिंग का काम है। अब किसी एक को रिक्वायरमेंट है, वो विड्रॉल कर लिया, उसके लिए क्या है, उन्होंने खुद ही टर्म कंडीशन बना रखा है कि इंटरेस्ट देनी है तो देनी है जितने %, नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पे आपको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे कमेटी को, क्योंकि ये चीज़ें जो है लगातार इन्वेस्ट होती रहती है। और इस तरह से वो रोटेट होकर के 10 मेंबर्स को वो हर एक बार 10,000 रुपीज़ के रूप में मिल जाया करती है। तो इससे क्या होती है कि जो गृहिणी होती हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, वो इन सारी चीज़ों में अपने घर का जो इम्पोर्टेंस होता है उसमें भी वो क्या कर पाती हैं, अपना रोल प्ले कर पाती हैं, अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे एक्टिव दिखाने में क्या होती हैं, समक्ष हो पाती हैं। समक्ष नहीं कहेंगे लेकिन ये कह सकते हैं सक्षम, है ना, सक्षम हो पाती हैं। इस बात को वो क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम एविडेंस के तौर पर साबित करने का काम करती हैं स्टूडेंट। तो चलिए, ये बहुत अच्छी स्टूडेंट, ये बहुत अच्छी स्टेप्स है विमेंस के थ्रू कि वो घर के कामों से, घर के जिम्मेवारी से बाहर निकल करके, खास करके जो विलेजेस एरिया के हैं और जो अर्बन एरियाज़ के फीमेल्स हैं, वो इस तरह के काम कर रही हैं और सोसाइटी में अपना नाम, अपना रुतबा, अपना अस्तित्व को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बनाए रखने में भरसक कोशिश कर रही हैं। तो ये है इंडिया, ये है अपना भारत, ये है अपने भारत की पहचान, यहाँ के नारियों की ये है पहल। तो स्टूडेंट, इसमें हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में ही सही, लेकिन ऐसे जो भी
कंडीशंस, ऐसे जो भी सिचुएशंस दिखाई दे रही है उनको हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करे, प्रमोट करे, ताकि ऐसे सीक्वेंस हर जगह हर तरह से मतलब कि एक तरह से स्ट्रांग तरीके से लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बना सके, उनको अपने आप पर आत्मनिर्भर बना सके, है ना। तो इस तरह से ये ग्रुपिंग जो सिस्टम है गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत ही अच्छे लेवल पे क्या कर रही है, मदद कर पा रही है। तो स्टूडेंट, मैं इस वर्ड्स के साथ, इन लाइंस के साथ इस चैप्टर की समाप्ति करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये उम्मीद करता हूं कि ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आई होगी तो कंडीशन तो पता ही है, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस बनता ही है। सब्सक्राइब आप ज़रूर करें हमारे चैनल को। एजुकेशन हब बाय सुप्पी आप सभी को ये अश्योर कराता है कि आपके सिलेबस 9 और 10 सोशल साइंस को कंप्लीट देगा तो देगा, बस आप ना अपना कॉपरेशन लगातार हम पे बनाए रखो, बनाए रखो, बनाए रखो। तो चलिए स्टूडेंट, सभी को एंजॉय करिए सेशन को, मज़े करिए, पढ़ते रहिए और दुर्गा पूजा को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी कीजिए। चलिए, मेरे तरफ से सभी को हार्दिक हार्दिक फिर से बधाइयाँ और फिर से बाय 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 बाय।